और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमें यहाँ पे घर खरीदे 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है और इन 2.5 सालों में हमारा ओवरव्यू घर को लेके काफ़ी चेंज हुआ है। कैसे हम इसको एक फाइनेंशियल एसेट समझते हैं या समझते थे और कैसे हम इसको देखते थे ओवरऑल जब हम अपार्टमेंट में रहते थे, उससे लेके अब तक की जर्नी में ओवरऑल हम लोगों का कैसा परसेप्शन चेंज हुआ है, क्या हमने सीखा घर को लेके, वो मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ। और देखते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, वेदर इस कंट्री में, यूएस में या कहीं पे भी, तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए घर खरीदने से पहले। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताता हूँ और अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आई विल ट्राई एन आंसर। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कि हाउस बाइंग का मोटिवेशन होता है कई लोगों का, इवन हमारा भी यही मोटिवेशन था कि हमें लगता है कि रेंट जो है वो बढ़ता है हर साल अपार्टमेंट का। सो मेरा रेंट अगर अप्रॉक्सीमेटली, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर $2000 है, सो हमेशा हमें लगता है कि अगर 2000 मैं रेंट के लिए दे रहा हूँ और मेरा मॉर्टगेज जो है हाउस का इन जो पेमेंट आता है लोन लेने के बाद, अगर वो मुझे 3000 पड़ रहा है या 2500 पड़ रहा है, जो भी जिस तरह का मैं हाउस लेता हूँ डिपेंडिंग ऑन दैट, तो मैं 2000 रेंट के बचा रहा हूँ और मैं सिर्फ कुछ और एक्स्ट्रा मनी रख के एक हाउस खरीद रहा हूँ जो कि एक प्रॉपर्टी है, जो कि एक एसेट बन जाएगा इन फ्यू ईयर्स। ये जनरल एक थॉट प्रोसेस होता है जो कि बिल्कुल गलत है हाउस बाइंग के लिए। हाउस बाइंग के लिए सिर्फ ऐसा आप अगर कैलकुलेशन करते हैं तो द मोमेंट यू मूव इनटू हाउस, आपके ये जो सपने हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन है, ये एकदम शैटर हो जाती है। बिकॉज हाउसिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। अपार्टमेंट में आपके पास अलग खर्चे नहीं होते हैं, जैसे मेंटेनेंस खर्चा हुआ, वो क्योंकि अपार्टमेंट वाले करते हैं। अदर देन दैट जो यूटिलिटी का बिल होता है वो अपार्टमेंट में कम आता है, हाउसिंग में ज़्यादा आता है। HOA जो है आपका, होम ओनर्स एसोसिएशन, जो आप पे करते हैं वो डिफरेंट होता है। मॉर्गेज इंश्योरेंस आपको पे करना पड़ता है अगर आपने 20% हाउस की जो ओवरऑल कॉस्ट है मॉर्गेज वो नहीं पे किया। सो देर आर माइसेलिनियस बहुत सारे खर्चे हैं जो आपको दिखते नहीं हैं। बाहर से आपको कैलकुलेशन में ऐसा लगता है कि सिर्फ 800 या $1000 एक्स्ट्रा दे के आई कैन बाय अ हाउस, तो वो एक्चुअल में आपकी कैलकुलेशंस में नहीं बैठता है। तो अब अगर ये आपकी कैलकुलेशन में नहीं बैठता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्वियसली यही होगा कि फिर क्या मेरी कैलकुलेशन में बैठेगा। ये तो सिंपल मैथ है कि थोड़े पैसे और एक्स्ट्रा देके घर मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा? क्या चलेगा उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं। जिस रूल पे आप कंफर्टेबल हों वो आप अप्लाई करें। तो जनरल रूल्स ये होते हैं कि जिस पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कंफर्टेबल हूँ, सो आई वुड से कि 35% ऑफ द ग्रॉस इनकम, जो भी आपकी ग्रॉस इनकम है, आप अगर महीने का $10,000 कमाते हैं टोटल, तो आपकी पर मंथ की किस्त जो है मॉर्गेज की, वो $3500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके हाउस की। सिमिलरली अगर आप नेट इनकम से देखें तो 30%, 25 से 30% के बीच में होना चाहिए। उससे ज़्यादा आपको पर मंथ पे नहीं करना चाहिए आपके हाउस के लिए, अगर आप मॉर्गेज दे रहे हैं तो 30% इज़ समथिंग दैट यू कैन लुक फॉर। बट ये साथ साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके बाकी खर्चे कैसे हैं। अगर आपके पास बाकी डेट्स हैं, कार का लोन भी है, और भी अलग डेट्स हैं, जैसे कि आपने अलग लोन ले रखे हैं, स्टूडेंट लोन हुए या अदर थिंग्स, तो वो कैसे आपके हैं उनके ऊपर भी ये डिपेंड करता है रेशो। बट इन जनरल आपका जो टोटल डेट है वो 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग एवरी लोन दैट यू हैव। सो ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि तब आप कंफर्टेबल रहेंगे कि 40% आपका ओवरऑल मॉर्गेज में चले जाएगा या डेट में चले जाएगा, 20-25% आपका अदर खर्चे हैं, ग्रॉसरीज एंड ऑल, एंड देन यू सेव सम मनी, और बाकी बची मनी यू नीड फॉर लाइक ट्रैवलिंग एंड ऑल। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे देन दैट्स अ बेटर नंबर कि आप कितने तक का हाउस खरीदें या कितनी आप सेविंग कर पाएँ। अनदर थिंग टू नो बिफोर बाइंग अ हाउस इज कि जो भी आप पे करते हैं इनिशियली, वो मैक्सिमम पेमेंट इंटरेस्ट की तरफ जाता है। ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आती मैथ कि इंटरेस्ट की तरफ पेमेंट जाने का क्या मीनिंग है। तो उसको भी थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट 5% है और आपके घर की कॉस्ट लेट से 100,000 है, तो 30 साल का अगर आपने लोन लिया है तो 30 साल में 5% पर ईयर के हिसाब से वो टोटल जो अमाउंट बनाएंगे वो आपके पास रख देंगे कि इतना अमाउंट आपका बन गया। उसके बाद उस अमाउंट को वो डिवाइड करेंगे टोटल 360 पेमेंट्स में, क्योंकि 30 साल में आपके पास 360 पेमेंट आएंगी और फिर उस पेमेंट को आपसे चार्ज करते हैं। सो इनिशियली आपकी जो पेमेंट्स होती हैं वो मैक्सिमम इंटरेस्ट की तरफ जाती हैं। तो अगर आप 3000 की पेमेंट करते हैं पर मंथ, तो उसमें से 800 के आसपास तो आपकी इंश्योरेंस घर के एंड आपका टैक्स जो होता है उसमें चली जाती है, जिसको एस्क्रो पेमेंट बोलते हैं, तो एस्क्रो में जाती है। बची 2200 में से
अगर आपको लगता है कि 2200 मैं पे कर रहा हूँ तो मेरा घर का किस्त जल्दी चुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दैट्स वेयर द इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है वो अपना रोल प्ले करता है। आउट ऑफ दैट 2200 आप लगभग $1500 $1500 प्रिंसिपल की तरफ नहीं पे करते हुए इंटरेस्ट की तरफ पे करते हैं। सो आपका प्रिंसिपल जो है, जो 100,000 का लोन आपने लिया है, वो फर्स्ट मंथ की पेमेंट में आपको लगेगा कि जल्दी कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ $600 या $700 कम होगा। तो फर्स्ट के 10 ईयर्स में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा पे होता है, प्रिंसिपल कम पे होता है, देन इवेंचुअली आपका प्रिंसिपल की साइड पेमेंट बढ़ता जाएगा, एंड लास्ट के 5-10 ईयर्स जो होंगे आपके लोन के ड्यूरेशन के, वो आपके प्रिंसिपल की साइड पे होते हैं। तो इसीलिए अगर आप 5 या 6 साल के बाद घर को बेचते हैं ये सोच के कि मैंने इतनी पेमेंट कर दी तो मेरे पास प्रिंसिपल या मेरा लोन अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा और मैं प्रॉफिट बनाऊंगा इस घर में, तो वो कैलकुलेशन भी आपकी गलत हो जाती है। वहाँ पे भी आपके सपने जो है वो टूटते हैं, बिकॉज मैक्सिमम पेमेंट आप इंटरेस्ट की तरफ करते हैं, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ योर मॉर्गेज। एंड दैट्स वाई आपने सुना होगा कि कहते हैं कि अगर 5 to 6 ईयर के पहले आपने घर को सेल कर दिया तो यू आर बेयरली गोना मेक इट इवन, और शायद आप ज़्यादातर लॉस में रहेंगे 5 साल के पहले अगर आप घर बेचते हैं, बिकॉज मोस्टली पेमेंट आपने इंटरेस्ट की तरफ कर दी और जो भी प्राइस इंक्रीज़ हुआ घर का वो और प्रिंसिपल का ओवरऑल मिला के आपको जो रेशो है वो बैलेंस नहीं हो पाता है। एंड दैट्स वाई अगर आप घर खरीद रहे हैं तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज कि आप उस घर में 5 to 7 ईयर्स से ज़्यादा रहें, कंसिडरिंग दी मार्केट, क्योंकि कभी कभी मार्केट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। हाँ, ज़्यादा बढ़ गया, एक्सेप्शनल मार्केट है, वो एक अलग केस है, बट नंबर वन थिंग होना चाहिए कि आप मूव नहीं कर सकते घर खरीदने के बाद, जो कि अपार्टमेंट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अनदर थिंग टू नो इज़ कि आपकी बजटिंग जो है, जो आप इनिशियली सोचते हैं कि मैं घर लेने के पहले आई विल स्पेंड दिस मच इन मॉर्गेज, इतना मेरा खर्चा है करंटली, वो सब काफ़ी अलग हो जाता है हाउस में मूव करने के बाद, बिकॉज ऑफ अ फ्यू रीजन्स। फर्स्ट, हाउस अपार्टमेंट की तरह नहीं होता, सो आप जो भी चीज़ खरीदते हैं यू गो फॉर हायर क्वालिटी। जैसे होम डिपो एक स्टोर है, उसके बारे में मुझे पता ही नहीं था जब मैंने हाउस नहीं खरीदा था, तब तक मैं वॉलमार्ट से चीज़ें खरीद लेता था घर के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ काम होता नहीं था अपार्टमेंट में मेंटेनेंस का या एनीथिंग। आफ्टर बाइंग द हाउस मैं होम डिपो, लोज, ये जो स्टोर्स हैं वहाँ जाने ज़्यादा लगा हूँ, एंड नाउ आई बाय एवरीथिंग क्वालिटी, तो वो मेरे एक्सपेंसेस में ऐड करता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपग्रेड्स करना है या आपको चेंज करना है घर में कुछ, वो भी आपको लगता है थोड़े थोड़े टाइम में कि चलो यहाँ पे कुछ पेंट कर लेते हैं या एनीथिंग, लेट्स बाय दिस बाय दैट। तो ये जो चीज़ें हैं दीज एड्स अप प्रिटी फास्ट, तो आपकी जो बजटिंग आप घर खरीदने से पहले करते हैं वो भी चेंज होती हैं। एंड इसलिए भी आपको कंफर्टेबली होना चाहिए हमेशा कि 35-36% रूल आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा मनी आपके उस रूल के अकॉर्डिंग बचती है वो आपके हाउस में चली जाती है। एंड दैट्स वाई यू नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू पे द मॉर्गेज, बिकॉज आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगी आफ्टर बाइंग द हाउस। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये पेंट किया है, पेंट की बात ही कर रहा था, तो ये वॉल हमने चेंज की तो उसका एक्सपेंस भी हमको देना पड़ता है। क्लॉजेट मैंने चेंज करवाई थी तो आई टोल्ड यू इन द वीडियो कि $3,000 मुझे अप्रॉक्सीमेटली लगे थे क्लॉजेट चेंज करवाने में, और छोटे छोटे अपग्रेड्स आपको बहुत कॉस्ट करते हैं। सो अगर आप न्यू होम खरीदते हैं तो आपको वो अपग्रेड्स का पैसा इनिशियली नहीं देना पड़ता, बट स्टिल विद इन 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर अगर आप थोड़ा बहुत भी चेंज करते हैं तो अपार्टमेंट जैसा नहीं होता कि अपार्टमेंट ही चेंज कर लिया एंड हो गया, नहीं, काफ़ी चेंज होता है। आपको काफ़ी सारा एक्सपेंस अलग आपको रखना पड़ता है हाउस की बजटिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी पर मंथ मॉर्गेज जो भी आप पे कर रहे हैं उसमें। कई बार लोगों को लगता है कि 6% इंटरेस्ट रेट अगर चल रहा है मार्केट में तो मुझे 6% ही मिलेगा, या लेंडर ऐसा बोल रहा है तो वही मुझे ले लेना चाहिए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यू नीड टू शॉप अ लॉट फॉर द लेंडर्स, क्योंकि मार्केट में मल्टीपल लोग हैं जो आपको मनी लेंड करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज दे मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। तो आपको लेंडर्स के पास मल्टीपल जाके शॉप करना चाहिए। मार्केट में अगर आपको कोई लेंडर या कोई जगह बोल रहे हैं कि 6% है, अभी यही चल रहा है, तो भी आपको ऐसे लेंडर मिल जाएंगे जो 5.5 में आपको लोन देने के लिए रेडी हैं, बिकॉज आप शॉप अराउंड करेंगे, आप ज़्यादा पूछेंगे, एंड देर आर डिफरेंट थिंग्स इन दैट गोज इन टू द इंटरेस्ट रेट। ड्यूरेशन ऑफ लोन, आप अगर आर्म लेते हैं, एक आर्म लोन होता है जिसमें आप 7 ईयर के बाद इंटरेस्ट जो रेट है उसको चेंज कर सकते हैं या चेंज हो जाता है वो, तो लॉक इन रेट्स अलग होते हैं। सो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स अराउंड लेंडिंग ऑल्सो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 0.25 या 0.35% से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो गलत है, बिकॉज इतने बड़े अमाउंट पे, फॉर एग्जांपल $500,000 का आपका हाउस है या $400,000 का आपका हाउस है, उस पर 5.5 और 5.7 सिर्फ 0.2% या 0.1% भी आपको पर मंथ में $100 से $200 का डिफरेंस दिखाएगा, बिकॉज जैसा मैंने बोला आप इंटरेस्ट ही पे करते हैं स्टार्टिंग में, और थोड़ा थोड़ा 0.1 0.2 भी बहुत ज़्यादा मायने करता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ लोन इज़ टू ह्यूज।
तो वो कार लोन या अदर लोन की तरह नहीं होता कि 0.1 0.2 से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो लेंडिंग और लेंडर्स के लिए आपको बहुत शॉप करना चाहिए एंड आपको मार्केट में मिल जाएगा इंटरेस्ट रेट बेटर हमेशा। तो better.com हुआ या और भी ऑनलाइन टूल्स हैं उन पे जाएं और अपने लेंडर को बोलें कि मेरे को वहाँ पे बेटर रेट मिल रहा है। सो इस तरीके से आप जब नेगोशिएट करेंगे तो आपको एक अच्छा रेट लॉक इन करने के लिए मिल जाएगा, तो वो ज़रूर करें। अनदर थिंग आई वुड एडवाइज इज़ कि जो भी आपके मॉर्गेज पेमेंट हैं, आपके खर्चे हैं, ओवरऑल हाउस बाय करने के बाद एक सेविंग अकाउंट की तरफ आप बिल्ड करें। एक सेविंग अकाउंट में मनी बिल्ड करें जिसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मंथ के सर्वाइवल का पैसा सेव करके हमेशा अपने पास रखें। बिकॉज 4, 5, 6 मंथ का पैसा अगर आपके पास नहीं है, वो सेफ्टी नेट आपके पास नहीं है, तो जो कुशन है वो आपके पास अगर नहीं है, तो रैंडम खर्चे जब आएंगे, फॉर एग्जांपल आपकी रूफ डैमेज हो गई, वो आपको चेंज कराना है या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इन हाउस खर्चे बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो आपके पास 5 to 6 मंथ का सर्वाइवल का पैसा हमेशा होना चाहिए। दैट विल गिव यू लाइक अ रियली रिलीफ इन द नाइट, क्योंकि अगर आपकी जॉब चली गई या कुछ भी ऐसा होता है तो वर्स्ट केस सिनारियो के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो हल्की सी सेविंग अकाउंट पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा जब आप घर खरीदें। एरिया आपका किस तरह का है, क्राइम रेटिंग वहाँ पे कैसी है, स्कूल रेटिंग वहाँ पे कैसी है, ये भी बहुत मायने करता है। तो जब आप घर खरीदें तो अपने जो फिल्टर्स हैं उसमें आपके जो स्टैंडर्ड फिल्टर है आपके कि इस तरह का घर मुझे चाहिए, उसके साथ इन फिल्टर्स को ना भूलें कि वहाँ पे क्राइम रेट कैसा है और स्कूल रेटिंग कैसी है। हायर द स्कूल रेटिंग बेटर द हाउस प्राइस, और साथ ही साथ आप इनिशियली ज़्यादा पे करेंगे ऐसा आपको लगेगा, बट वो आपको घर सेल करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो जब मार्केट थोड़ा इधर उधर भी होता है तब भी बेटर स्कूल रेटिंग वाले घरों में फैमिलीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा मूव करना चाहती हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। एंड कई एरियाज़ में बिल्डर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्डर, अगर आप नया घर बनवा रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन या इवन ओल्ड पे भी, तो आप बिल्डर्स को देखें। सेम एरिया में आपको घर के प्राइस डिफरेंस में $50,000 या $60,000 का डिफरेंस दिख जाएगा। दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि उसका बिल्डर डिफरेंट है। तो बिल्डर्स के ऊपर भी थोड़ी रिसर्च करेंगे कौन सा बिल्डर बेटर है। स्टेट टैक्स, काउंटी टैक्स, सिटी टैक्स, वाटर टैक्स, कम्युनिटी, पेस्ट कंट्रोल का खर्चा, वीड कंट्रोल का खर्चा, ग्रास मोइंग का खर्चा, HOA, देयर आर सो मैनी थिंग्स जो एक हाउस को खरीदने के बाद आपको पता चलती हैं। सो उतनी सारी चीज़ें तो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाया, बट अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में और जानना है या कुछ मैंने मिस किया उसके बारे में बात करनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। बट आई होप अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आपको कुछ इनसाइट्स मिली होंगे इस वीडियो से एंड वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।